वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में गाइडेंस ऑन सेल्फ स्टडी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को सेल्फ स्टडी कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के लेवल पे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रिपीट हो चुका होता है। इसका जो बेसिक कंटेंट होता है, तो जो थोड़ा सा एडवांस कंटेंट है वो ऐसा है कि अक्सर स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग से खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इन केस के अगर वो अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हों तो फिर उसमें हम ऐसा है कि क्यूरीज आप हमसे करेंगे और हम उन क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करके आपको क्लैरिफाई कर देंगे। तो इसको एक सिंगल रीडिंग देने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको इसको जो है मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं मोस्टली उन्हीं का यूजेज होता है। सो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग जो पाकिस्तान में है वो क्या है। फिर थर्ड शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट इसमें बहुत रेलिवेंट है ताकि कंपनीज की जो है साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया जा सके। फिर उसी बेसिस पर हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल की इम्प्लीकेशन हैं कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लॉ की तरफ से अप्लाई होती हैं वो कौन सी अप्लाई होगी, कब और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर IS-1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें रेलिवेंट है, तो उसके किन एरियाज़ को आपको फोकस करना चाहिए और जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उस पर बात करेंगे। और फिर पास्ट एग्ज़ाम जो है इस टॉपिक के कैसे आते हैं, उनके क्वेश्चंस के डिफरेंट स्टाइल क्या हैं। तो लास्ट 7 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनका पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे और उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। 2 से 3 स्टाइल हैं बेसिकली क्वेश्चंस के और उन सारे स्टाइल्स को हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग इन पाकिस्तान की। तो इसमें जो SECP का रोल है वो रेगुलेटर के तौर पर आता है पाकिस्तान में, कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कि अप्रूव्ड हों एज एप्लीकेबल एंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द SECP इन अकॉर्डेंस विद रूल्स इन द कंपनीज एक्ट 2017। तो कंपनीज एक्ट जो है वो एम्पावर करता है SECP को कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अप्रूव करते हैं और नोटिफाई करते हैं वही पाकिस्तान में कंपनीज को फॉलो करने होंगे। इसमें जो आई कैप का रोल है वो ये है कि आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है और ये इस कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबल है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करते हैं SECP को, जिनको फिर SECP जो है वो नोटिफाई करता है। लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी और डिस्क्रिशन है वो SECP के पास है। जो प्राइमरी लेजिस्लेशन हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है पाकिस्तान में, दैट इज कंपनीज एक्ट 2017, जिसका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल जो है वो मेनली रेलिवेंट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। इसके अलावा फिर जब स्पेसिफिक लॉज आ जाते हैं जैसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है तो उसके अंदर जो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड रेगुलेशंस भी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है और इसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ फिर फर्दर उन टाइप की NBFCs के लिए भी जो है अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन के क्राइटेरियाज को डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में IFRS कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो IFRS को जो अडॉप्ट करने का प्रोसेस है कि जब भी IASB कोई IFRS इशू करती है तो वो पाकिस्तान में अडॉप्ट होगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो जो भी न्यू IFRS या IAS आता है वो आई कैप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको कंसीडर करता है कि इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब लाइक इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या इश्यूज हैं प्रैक्टिकलिटी के और फैसिलिटेशंस के। ट्रांजिशन पीरियड कितना अलाउ करना चाहिए पाकिस्तान में कंपनीज को, भाई वो कितने टाइम के अंदर इसको फॉलो करना शुरू कर दें। क्या इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए कोई रेगुलेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस स्टैंडर्ड की जो इम्प्लीकेशन है अगर वो जो लीगल रेगुलेशन हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट में है और स्टैंडर्ड हम समझते हैं कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो फिर पहले वो लीगल रेगुलेशन भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा तो बाद में कन्फ्यूजन भी राइज होगी और फिर एप्लीकेबिलिटी पे इशू रेज होंगे। फिर जो नीड फॉर चेंज इन रेगुलेशन होती है, क्योंकि आई कैप का जो काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो तो रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकता, तो वो इस सिलसिले में मैटर को रेफर करता है SECP या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और उस सिलसिले में आई कैप की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी हुई हैं SECP के साथ भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ जो है वो इस सिलसिले में बातचीत करती हैं कि रेगुलेशन में क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और इसको फाइनलाइज करती हैं। इसके बाद जो आई कैप की काउंसिल है वो रिकंसीडर करती है मैटर ऑफ एडॉप्शन को जो काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने रेकमेंड किया होता है, और फिर वो आगे रेकमेंड करते हैं उसको SECP को फॉर एडॉप्शन। अब डिसीजन जो है वो SECP का होता है कि अडॉप्ट करना है स्टैंडर्ड को या नहीं करना। जब वो अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं तो वो नोटिफिकेशन देते हैं ऑफिशियल गजट में। और जब एक
SECP स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर देता है ऑफिशियल गजट में, तो उसकी अथॉरिटी वैसे ही होती है जैसे लॉ की होती है, यानी कंपनीज को जिस तरह लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है वैसे ही स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए। अब हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। तो थर्ड शेड्यूल में जो कंपनीज एक्ट का ये शेड्यूल है, इसमें क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया गिवन है कंपनीज का साइज बेसिस पर, फिर उनकी नेचर की बेसिस पे कि कमर्शियल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, फॉरेन कंपनी है, एंड सो ऑन। सो इसमें जो साथ के साथ ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, कौन से शेड्यूल, क्योंकि दो शेड्यूल हैं डिस्क्लोजर के, फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी पे कौन सा शेड्यूल अप्लाई होता है। तो वन ऑफ द टू शेड्यूल अप्लाई हो रहा होता है किसी भी कंपनी पे, तो वो भी अभी हम ब्रीफली भी देख लेते हैं। और फिर उन्होंने कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड्स भी एक तो हमारे IFRS हैं, उसके अलावा स्मॉल साइज एंटिटीज़ के लिए AFRS का कॉन्सेप्ट भी है। तो कंपनीज को जो मेनली क्लासिफाई किया जाता है अगर ब्रीफली देखें तो एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती है जिसमें लिस्टेड कंपनीज भी हैं और बड़ी अदर कंपनीज भी हैं जैसे यूटिलिटी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज वगैरह। फिर लार्ज साइज कंपनीज हैं, बेसिकली साइज जो है वो रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और कैपिटल की बेस पे डिटरमिन हो रहा होता है। फिर मीडियम साइज कंपनीज हैं और स्मॉल साइज कंपनीज हैं। तो इनके सारे डिटेल क्राइटेरिया जो हैं वो थर्ड शेड्यूल के अंदर गिवन है। की पॉइंट्स जो हमें समझने हैं वो ये है कि फोर्थ शेड्यूल तब अप्लाई होता है जब लिस्टेड कंपनीज हो, फिफ्थ शेड्यूल बाकी तमाम कंपनीज पर अप्लाई होता है। इसी तरीके से IFRS अप्लाई करना होता है PIC यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी ने और लार्ज साइज कंपनी ने, जबकि जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज़ हैं वो मीडियम साइज कंपनी और स्मॉल साइज कंपनीज अप्लाई करती हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर हम आपको एक सेल्फ स्टडी की इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि पेज 5 एंड 6 जस्ट 2 पेजेस हैं। ये ICAP के स्टडी टेक्स्ट से आप चैप्टर 1 में से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो जाएंगे। एंड यू मस्ट स्टडी दीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बाजू का सेट होते हैं उसके अंदर अक्सर इसमें से क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन सेट हो रहा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को सेट आउट करता है जो एक लिस्टेड कंपनी ने फॉलो करनी होती है। और ये शेड्यूल ये भी स्पेसिफाई करता है कि लिस्टेड कंपनी को IFRS फॉलो करने चाहिए जो कि ऑफिशियल गजट में SECP ने नोटिफाई किए हुए। फोर्थ शेड्यूल के बेसिकली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी आगे तीन कैटेगरीज हैं, जिनको जनरल रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और रिक्वायरमेंट एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसी तरीके से फिफ्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल अप्लाई होता है नॉन लिस्टेड कंपनीज में, चाहे उसमें वो फिर लार्ज हो, मीडियम हो या स्मॉल साइज हो, फिर साइज मैटर नहीं करता, वो नॉन लिस्टेड होगी तो फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई हो रहा होगा। उसके कंटेंट्स भी सेम है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हैं और फिर प्रॉफिट और लॉस की हैं। अब यहाँ पर जो फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल है ये थोड़ा सा डिटेल डॉक्यूमेंट है। ICAP ने अपनी बुक में इसको बहुत अच्छा दिया हुआ है इस तरीके से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन हैं जो कि काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन हैं कि किस तरीके से रियल लाइफ में डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। सो चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ शेड्यूल पेज 7 to 19 गिवन है, फिफ्थ शेड्यूल पेज 20 to 23 गिवन है। अगर आप फोर्थ शेड्यूल कवर कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो एग्जामिन हो रहा होता है, टेस्ट हो रहा होता है, वो फोर्थ शेड्यूल हो रहा होता है, लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट फिफ्थ शेड्यूल से ज़्यादा हैं और बेसिकली 34 इलस्ट्रेशन गिवन है जो कि इसकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट कर रही हैं। अब वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे लोन टू डायरेक्टर्स के बारे में क्या क्या बात बतानी है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कैटेगरीज आपने डिफाइन करनी है। इसी तरह इनमें 7 कंपैरिजन पॉइंट्स भी नोट लिखे हुए हैं। ये कंपैरिजन पॉइंट्स इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जस्ट फोर्थ शेड्यूल पढ़ लेते हैं और फिर 7 कंपैरिजन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो 7 पॉइंट्स बताते हैं कि फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल में कहाँ कहाँ फर्क है। तो वो डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लें और फोर्थ शेड्यूल, एक शेड्यूल आपने पढ़ा हुआ होगा तो उसकी बेस पर आपको दूसरे शेड्यूल की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और दोनों के डिफरेंस में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की मोस्ट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेम और सिमिलर है। तो ये यहाँ से आप सेल्फ स्टडी करेंगे और खासतौर पे इलस्ट्रेशन को और 7 कंपैरिजन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। फिर हम IS-1 की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IS-1 का जो टाइटल है तो इसके जो की कंटेंट्स हमारे जहन में होने चाहिए वो है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी ऑल नो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इनके जनरल फीचर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, फिर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर और कंटेंट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें फेस पर शो करनी है, कौन सी चीज़ें नोट्स में शो करनी है, किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना है,
और फॉर्मेट्स भी चैप्टर के अंदर भी डिस्कस हुए हैं, ओरिजिनल आईएफआरएस के अंदर भी डिस्कस हुए हैं। इसमें जो लेटेस्ट चेंज एक अभी आया वो रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड आईएफबी ने जो है अपनी कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी। तो प्रीवियसली ये था कि एक फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई करते थे एज अ करंट लायबिलिटी, जब एंटिटी के पास ये ऑप्शन हो अपनी डिस्क्रिशन पे कि वो पेमेंट डिले कर सकती है रीफाइनेंसिंग या रोल ओवर की वजह से, और एंटिटी एक्सपेक्ट करती हो कि वो रीफाइनेंस या रोल ओवर भी करेगी। अब उन्होंने जस्ट ये क्लैरिटी दी है कि क्लासिफिकेशन वुड रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटिटी। यानी ये जो एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट है ये अब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिक्वायरमेंट वही है कि एंटिटी के पास अपनी डिस्क्रिशन पे ऑप्शन होना चाहिए कि वो पेमेंट को डिले कर सकती हो, बियॉन्ड 12 मंथ्स हो वो, तब उसको करंट लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट कर सकेगी। तो करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये एक पॉइंट जो है वो रेलिवेंट चेंज हुआ है जस्ट। और ये भी आपने चैप्टर 2 जो है सेल्फ स्टडी करना है आई कैप के स्टडी टेस्ट 2021 से। इसमें जो अभी ये लेटेस्ट चेंज वाली बात है तो ये पेज 43 पर बेसिकली मेंशन है। तो अगर आप प्रीवियस बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेंज नज़र आएगा। थोड़े से और चेंजेस भी हैं चैप्टर में, लेकिन वो मोस्टली जो है ना आप कह लें कि एरर्स की करेक्शन है या फिर जहाँ पे टाइपिंग की कोई मिस्टेक थी तो वो करेक्ट हुई है। जो प्रैक्टिकल चेंज है वो जस्ट इस एक पॉइंट पर हमने नोटिस किया, तो इसको आप ख़ास तौर पर देख लेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट एग्ज़ाम्स और उनके क्वेश्चन स्टाइल को अंडरस्टैंड करने का कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखेंगे। सो हम देख रहे हैं कि लास्ट 7 ईयर्स में जो टोटल 14 अटैम्प्ट हुई हैं उनमें 6 क्वेश्चंस आए हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। अच्छा, मार्क्स कई जगह पर बहुत ज़्यादा भी हैं, लाइक देयर 24 मार्क्स, 26 मार्क्स। लेकिन जब आटम 19 के लिए सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हुई थी तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि 20 मार्क्स से ज़्यादा का एक टॉपिक पे क्वेश्चन सेट नहीं किया जाएगा इवन। लेकिन ये 24 और 26 वाला भी देखें तो ये एक टॉपिक पर पूरे 24 मार्क्स या 26 मार्क्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर IS-12 इनकम टैक्सेस भी टेस्ट हो रहा है कंसीडरेबली, तो उसके भी मार्क्स इसके अंदर शामिल हैं। तो हम मोस्टली देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ नहीं पूछी हुई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फिर फाइनेंशियल पोजीशन फिर कंप्रिहेंसिव इनकम फिर फाइनेंशियल पोजीशन फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो वन ऑफ द स्टेटमेंट पूछी जा रही है। फिर जो सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहा है वो IS-12 इनकम टैक्सेस के साथ टेस्ट हो रहा है। सो आउट ऑफ 6 4 क्वेश्चन हैं जिसमें IS-12 इनकम टैक्सेस की जो है वो इम्प्लीकेशन है। इसके अलावा डिस्क्लोजर नोट स्टाइल क्वेश्चन रिसेंटली ज़रा ये कॉमन हो गया। और जो स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट थी तो उसमें IFRS 8 का भी डिस्क्लोजर नोट है। जो टिपिकली IFRS 8 के इससे पहले अलग से क्वेश्चन सेट हो रहे थे तो वो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ उन्होंने मिक्स करके बेसिकली उसको टेस्ट किया। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं और बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बाज़ात रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट हो सकती है, प्रोविजन फॉर वारंटी से रिलेट हो सकती है, बैड एंड डाउटफुल डेट की हो सकती है, रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकती है। जितने भी टॉपिक हम FR2 में पढ़ते हैं या उससे पहले हम FR1 या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन है, तो इन चीज़ों के इम्पैक्ट्स अक्सर क्वेश्चन के अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो जस्ट IS-1 को या जस्ट 4th एंड 5th शेड्यूल को फोकस नहीं कर रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम, वो किसी ना किसी और स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहा होता है। जो डिस्क्लोजर नोट्स वाले क्वेश्चन हैं ये भी अगर हम देखें तो लाइक फॉर एग्जांपल दिस आटम 2018 क्वेश्चन, तो इसके अंदर IS-10 से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी हैं, 4th शेड्यूल के डिस्क्लोजर्स भी हैं, तो वो इम्प्लीकेशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से जो ये स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन है तो इसके अंदर IFRS 8 की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम द 4 शेड्यूल डिस्क्लोजर्स जो इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर किए गए हैं। सो ये फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिस्ट हैं इनको हम आप लोगों के साथ वीडियोस बनाकर शेयर करेंगे कमिंग डेज में। एक तो ये जो मिंट लेमिनेट लिमिटेड है इस पर ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और बाकी पर वीडियोस जो हैं वो सून आप देखेंगे। तो पहले आपने इसको चैप्टर 1 एंड 2 को स्टडी करना है, वहाँ पे कोई भी इशू होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर कोई
जो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी वो साथ के साथ हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।